हिंदी भाषा की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका चंद्रकिरण सोनरक्सा जी की लिखी हुई कहानी छुटकारा। तो शुरू करते हैं कहानी छुटकारा। मोती का ब्याह ठीक हो गया जगाधरी में। कोई वकील हैं, उन्हीं की छोटी साली से संबंध पक्का हुआ है। बिरादरी में जिसने भी ये खबर सुनी वही चकित हो गया। चकित होने की बात भी थी, ऐसे कंजर घराने में ऐसे बिगड़े हुए लड़के के लिए खालिस बनिए और अच्छे घर की लड़की मिल रही थी। ये क्या कुछ कम चकित कर देने वाली बात थी। बनिए तो खैर ये लोग भी हैं, किंतु सारे करनाल वाले जानते हैं ये कैसे बनिए हैं, कैसे चलन की है ये मोती की माँ, और मोती का तो कुछ पूछना ही नहीं। इस 18 साल की उम्र में ही उसने अय्याशी और नशेबाजी के सब रंग देख लिए हैं। करनाल वालों के विचार में जिस लड़की को कोई भी अपनी लड़की ब्याहने को तैयार ना होता, उसे ही जब ठेठ बनिए, वो भी अग्रवाल माहेश्वरी की लड़की मिलने लगी तो बिरादरी भर में ये चर्चा करने की बात हो गई। मोती की माँ जिस दिन लड़की देखकर लौटी, उसी दिन उसने बिरादरी की 4 जनियों के सामने मिलनी के रुपए और साड़ियाँ दिखाते हुए रजनी की फोटो भी रख दी। फिर अपनी विजय मुस्कान को होठों में छिपाकर बोली, अजी ए चाची जी, जरा देखना तो लड़की के मुख की गढ़न कैसी है, कुछ ज्यादा बुरी तो है नहीं। उसकी दूर पार की चाची ने फोटो पर एक नज़र डालकर ही मोती की माँ की इस बुरी का अर्थ समझ लिया, किंतु ये समय कुछ कहने का नहीं था। इसी से फोटो देखकर वो धीरे से बोली, बुरी कैसी बहू, लौंडिया तो बहुत सुंदर है। फोटो में रंग का पता ना भी चले तो क्या, हाथ पैर मुंह की गढ़न तो दिखती ही है। तो तुम्हें पसंद आ गई? ले, मेरी पसंद की क्या, पसंद तुम्हारी लज्जाराम की और मोती की चाहिए। नहीं चाची जी, मोती की माँ ने शिष्टाचार बरत कर कहा, भला ये भी कोई बात है, तुम्हारे पसंद ना होगी तो क्या हम वैसे ही रिश्ता कर लेंगे। पास बैठी स्त्रियां चाची की ओर एक आंख मारकर मुस्कुरा दी। उस अर्थ भरी मुस्कुराहट का अर्थ मोती की माँ समझ गई। दबने चुप रहने वाली औरत तो वो है नहीं। ऐसा होता तो सारे बाजार और बिरादरी के विरोध करने पर भी सरे बाजार दुकान पर सौदा न बेच पाती। उन स्त्रियों में से एक की ओर मुड़कर बोली, देखती क्या हो बीबी जी, मेरे मोती को कोई लड़कियों की कमी थोड़ा ही है, जो चाची के नापसंद करने पर भी उसे वहीं ब्याहती। अरे ये ना होती तो कोई और होती। हाँ सो तो है ही। उन बीबी जी जबरदस्ती की बनाई हुई ननद जी ने बात फेर कर कहा, लड़की कुछ सयानी लगती है। हाँ जी, बस बिल्कुल तुम्हारे मोती के जोड़ की है। वो बैसाख में 19 का होगा और वो इस अगहन में 17वें में पड़ी है। क्या करें बाबू ज्योति प्रसाद, अपनी लड़की होती तो चाहे वर न मिलने पर किसी ऐसे वैसे के हाथ भी सौंप देते, पर वो ठहरी उनकी साली। भाई पराई लड़की के लिए चाहे कितना ही करो, फिर भी बदनामी का तौक गले पड़ ही जाता है। इसी से तो इतनी सयानी हो जाने पर भी जब उनके मन लायक लड़का मिला तभी करने को तैयार हुए। मोती की माँ की इन गर्बीली बातों से चाची भीतर ही भीतर सुलग रही थी, परंतु करती भी क्या। कैसे भाग खुले हैं मोती के, सुंदर बहू और तगड़ा दहेज, उस पर अच्छे घराने का संबंध। जाने उन ज्योति प्रसाद ने अपनी साली को आंख मीच कर पानी में बहाने की तैयारी क्यों कर दी है, और नकद 3,000 दे रहे हैं। तो इतने में तो अच्छे से अच्छा महेश्वरी बीसा अग्रवाल ब्याह लेता उसे। क्या कहें उस बेचारी लड़की की किस्मत को। कुछ देर बाद चाची ने पूछा, तो सब कुछ तय हो गया बहू? हाँ चाची, तय सा ही है। भला तुम ही कहो, मिलनी में 500 का माल हजम करके अब क्या मैं उन्हें जवाब दे दूंगी? नहीं जी, फिर नगद 3,000 देने को कह रहे हैं, कौन सी तिथि रही? 2 साइतें निकली हैं चाची, एक इसी फुलेरा दूज को, दूसरी बैसाख में तीज को। अब जिसको तुम कहो उसी पर ठान दें। कहती कहती मोती की माँ आई हुई स्त्रियों को पान बांटने लगी। घंटे भर तक ऐसी बातें करके वे महिलाएं मोती के प्रति हृदय में एक ईर्ष्या लिए अपने अपने घर चली गईं। पूरे ठाठ से पूरे 100 आदमियों को लेकर मोती के बाप लाला लज्जाराम मोती को ब्याहने जगाधरी पहुंचे। बिरादरी के सभी मुखिया चौधरी इस बारात में गए थे। कुछ लज्जाराम के लिहाज से नहीं, बल्कि इसलिए कि देखें तो सही कैसे हैं वे ज्योति प्रसाद, जो इतना सब कुछ खर्च कर अपनी साली को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। बारात की खातिर खूब हुई। स्टेशन पर ही चाय और मीठे नमकीन की तश्तरियाँ तैयार मिलीं।
वेटिंग रूम में ही नाश्ता कराया गया। फिर बाबू ज्योति प्रसाद द्वारा लाई गई शानदार मोटरों में बैठकर सब कोई जनवासे पहुंचे। मोती का भाग्य बड़ा जोरदार है, लाला गोपीचंद ने अपने पास खड़े हरीराम ओवरसियर के कान में कहा। और लज्जाराम का सितारा कुछ कम सिकंदर है, खालिस महेश्वरी है, खालिस, हरीराम ने भी फुसफुसाकर प्रत्युत्तर में कहा। जाने ज्योति महाशय को ये मोती इतना क्यों पसंद आ गया? अरे सीधा आदमी है, पास खड़े लाला राम साहब ने कहा। वकील है तो हुआ करे, पेट में छल नहीं है, बस लड़के की शक्ल सूरत पर रीझ गया होगा। ये लज्जा भी तो एक ही काइयाँ है। वकील को लड़का देखने तक करनाल आने नहीं दिया, मोती को ही भेजा। फिर भी यार, लाला गोपीचंद ने अपनी तोन पर हाथ फेरकर धीरे से कहा, कुछ दाल में काला जरूर मालूम पड़ता है। इतना बड़ा वकील है पर नौकरों की भीड़ के सिवाय सगे संबंधी तो कोई आए दिखते नहीं। होगा जी, हरीराम ने लज्जाराम को अपनी ओर आते देखकर प्रसंग बंद कर दिया और जरा आगे बढ़कर उनसे बोले, क्या देरदार है भाई साहब? कुछ नहीं, लज्जाराम ने उत्तर दिया, बस सब तैयार ही है। द्वाराचार के लिए बारात चली, मिलनी हो गई। वकील साहब ने बड़े 1.25 तोले का गजरा और 201 नकद नज़र किए। झगड़े का काम ही नहीं पड़ा। किसी बात में भी उनकी ओर से कोई कोर कसर नहीं थी। सारे बाराती चकित थे। सच में मोती का भाग्य जोरदार है। किंतु लाला गोपीचंद उस दाल में काले की खोज में व्यस्त हो रहे थे। बाबूजी, उन्होंने अवसर पाते ही ज्योति प्रसाद से पूछा, लड़की के नंसाल वाले नहीं दिखते, क्या बात है? वकील साहब अपने किसी काम से कहार को पुकार रहे थे। गोपीचंद का प्रश्न सुनकर वे कुछ चुप से हो गए, फिर धीरे से बोले, न साहब, वे आ नहीं सके। अच्छा। गोपीचंद चुप हो गए, किंतु मन में किसी संदेह की धूमिल छाया उठ उठकर उसे अपने में घनीभूत किए दे रही थी। फेरों की बेला आ गई और निर्विघ्न ये शुभ कार्य भी संपन्न हो गया। बाबू ज्योति प्रसाद ने दिल खोल कर पैसा लुटाया। उनके सौजन्य सेवा और अभ्यर्थना से बारातियों के हृदय बोल उठे। हाँ, लाला गोपीचंद को अभी तक इस बात की चिंता थी कि ज्योति प्रसाद का कोई भी सगा संबंधी ब्याह में शामिल क्यों नहीं हुआ, और विदा की तैयारी भी हमारे एक बार कहते ही दूसरे ही दिन क्यों कर दी। जो इतना दहेज दे सकता है वो क्या 2 समय और बारातियों को भोजन नहीं खिला सकता? विद्या की माँ जल्दी जल्दी अपना बनारसी दामन पहनकर चादर ओढ़ रही है। मोती के घर की नाइन अभी अभी बुलावा देकर गई थी। अजी ए जी, कहाँ हो जी? पुकारते पुकारते 2 पगों में ही चौक नापते हुए लाला गोपीचंद कमरे में पहुंच गए। अरे तुम अभी से कैसे? विद्या की माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या बारात लौट आई? अजी नहीं, एक बड़े मज़े का किस्सा हो गया। तुम्हें बताने के लिए मैं तो मोटर से पहले ही चला आया। बारात तो अभी आवेगी 6 घंटे पीछे। लाला गोपीचंद ने हाँफते हाँफते पलंग पर बैठकर कहा। क्यों, क्या किस्सा हो गया? उनकी श्रीमती ने व्यग्र होकर पूछा। अरे वो मोती की बहू तो ब्याही हुई निकली। ऐं? ललाइन के सिर का दुपट्टा खिसक कर पलंग पर जा गिरा। कहते क्या हो जी, भला लड़कियों के भी कहीं 2-2 ब्याह होते हैं? अरे तुम सुनो तो। अपनी मोटी तोन पर धोती का फेंट सरका कर गोपीचंद बोले, लौंडिया का ब्याह तो हुआ था, बल्कि उसका एक बच्चा भी है, किंतु वो विधवा हो गई थी, समझी? मैयारी! ललाइन की आंखें आश्चर्य से फटने सी लगीं। राण लुगाइयों के भी ब्याह होने लगे? क्यों जी, क्या लज्जाराम को इस बात का पता नहीं चला? भाई, पता तो उन्हें इस बात का था, मैं इसे कसम खाकर कह सकता हूँ। गोपीचंद ने पलंग की पाटी पर घूंसा लगाते हुए कहा। इन्हें कोई बनिया लड़की देता भी नहीं था, इसी से इन्होंने इस रिश्ते को गनीमत समझा। तुम ही सोचो, भला ऐसी बातें भी कहीं छिप सकती हैं? हमें ही वहाँ सबसे बचा बचा कर रखा, फिर भी पता लग ही गया। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? कहीं किसी ने गप ना उड़ाई हो? गप? अपनी बात पर संदेह होते सुनकर लाला जी ने पूरे जोर से कहा, मैं और कच्ची खबर लाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? तो वही तो पूछती हूँ कि इस बात का पता कैसे लगा? लो, पता लगने में क्या रखा था? शक तो सबको पहले ही था कि इतने बड़े वकील हैं, पर ना तो लड़की के मामा और न वकील के रिश्तेदार। कोई भी तो ब्याह में आया नहीं, और दूसरे ही दिन विदा की तैयारी। हम तो पहले ही समझ गए थे कि दाल में काला है। बात यूँ हुई कि झगड़ा डाल दिया मोती की बहू के उस 8-10 महीने की बच्ची ने। वो किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहती थी, वकील के कहने से भी नहीं।
इसी बात पर वकील में और लज्जा में कहासुनी हो गई। लज्जा कह रहा था कि लड़की साथ गई तो सब में बात फूट जाएगी। वैसे तो चाहे सबको मालूम हो, फिर भी मुंह पर कोई कुछ कह नहीं सकेगा। उधर वकील कह रहा था कि देखिए साहब, मैंने अपने सब संबंधियों के विरोध पर और लड़की की अनिच्छा पर भी आगा पीछा सोचकर उसका ब्याह करके ये पुण्य या पाप बटोरा है, तो अब उसका बच्चा उससे छुड़ाकर मैं हत्या मोल नहीं लूँगा। इस पर लज्जा बहुत बिगड़ा। बोला, हमने आपके खातिर विधवा लड़की लेने की हिम्मत कर डाली और आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानते। तो वकील ने कह दिया कि बच्ची अलग करने की शर्त तो आपने मुझसे कराई नहीं थी। आप तो कहते थे कि मैं सुधारक विचारों का हूँ, करनाल के सनातनियों में एक उदाहरण रखना चाहता हूँ, और अब ये बातें। रही हिम्मत की बात, सो भाई साहब, मेरी कला के भाग्य अगर भगवान इस तरह फोड़ ना देता तो क्या वो आपके मुँह लायक थी? उसके तो भाग्य ही खोटे हैं। तो तुमने ये सब सुना कैसे? श्रीमती ने अधीर होकर पूछा। तुम भी अजब पागल हो, ऐसी बातें भी कहीं छिपती हैं? उधर का नाई लज्जा को भीतर बुला ले गया। जब देर होती देखी तो हमने अपना कहार उनकी टोह में भेज दिया। बस छत के रोशनदान में कान लगाकर उसने सब कुछ सुन लिया। ऐसा अद्भुत कांड सुनकर ललाइन उर्फ लज्जा की चाची जी एकदम चुप सी रह गईं। थोड़ी देर में बोली, तो अब क्या होगा? क्या बहू की विदा होकर आएगी? आएगी क्यों नहीं? लज्जा तो हमसे यही कह रहा है कि लड़की वालों के शत्रुओं ने खबर झूठी फैलाई है, नहीं तो लड़की तो कुंवारी ही है। तो चलूँ मैं? अब वहाँ के रंग ढंग देखूँ? ललाइन चादर उड़ती उड़ती बोली, अरे बसंती, लाला जी के लिए थाल परोस दीजो। और 2 क्षण बाद ही वे स्लीपर सटर पटर करती मोती के घर उड़ चलीं। स्त्रियों की चमगोइया, पड़ोसियों के ताने और बिरादरी वालों के व्यंग। वो नई ब्याहती बहू सिर डाले घूंघट के बीच सुनती रही, और उसका बस ही क्या था। वो अकेली वहाँ क्या कहती और किससे कहती? साथ में उसके थी मैरी। जब हृदय का उबाल उफन कर बाहर आने लगता तो अकेला पाकर उस मैरी की गोद में मिनट भर सिर रखकर 2 आंसू बहा लेती, और बस। हाय, क्या करे वो अपनी इस जली किस्मत को। मैरी की वो गोद खिलाई थी। जब जरा एकांत पाती तभी बहू को हृदय में लिपटा कर कहती, मत रो बिटिया रानी, मत रो। बाबूजी को खबर थोड़ी थी कि ये लोग ऐसे कसाई निकलेंगे। उन्हें ये पता होता कि इन्होंने अपने यहाँ सब बातें छिपा रखी हैं तो वे कभी यहाँ के लिए राजी ना होते। पर बहू के आंसू तो इस सांत्वना से और भी उबल पड़ते थे। वो जब से इस घर में आई है अपनी बच्ची को एक बार गोद में नहीं ले सकी। उसकी छातियों में दूध भर रहा है जिसके जोर से उसके सारे शरीर में दर्द है, किंतु अपनी भूखी बच्ची को दूध पिलाने का अवसर नहीं पाती। पिलाए भी कैसे? ससुर जी ने तो आते ही सबसे कह दिया था कि ये लड़की मैरी की है, लड़की मर गई है, इसी से मैरी अपनी नातनी को साथ लाई है। हाय, कलेजे में तीर सा लगा था मोती की बहू के। मेरी बच्ची के बाप तो 3 महीने की पेट में छोड़कर चल बसे थे, अब इन्होंने माँ को भी मार दिया। जीजा ने भी मेरे साथ किस जन्म के बैर निकाले हैं। मैंने कितना कहा उनसे कि जीजा तुम नहा के कर रहे हो, भला कहीं विधवा के भी ब्याह होते हैं, किंतु वे उस समय माने नहीं। अब मेरी बच्ची। महरी के स्वर की जरा सी करुणा से ही उसके बंधे बंधाए आंसू झरझर भरने लगते थे। रोती रोती वो कहती, चाची, जीजा का मैंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने अपनी ज़बरदस्ती मेरे सिर ये दूसरे ब्याह का कलंक लगा के मेरा परलोक तो मिटाया ही है। अब इस घर में देकर मेरी मिट्टी भी क्यों खराब करनी थी उन्हें? महरी बेचारी चुप हो जाती। कहती भी क्या? वो कह भी क्या सकती थी? कैसे कहती कि बिटिया रानी, बाबूजी कितने बड़े आर्य समाजी क्यों ना हों, पर जाति का मोह तो वो भी ना छोड़ सके। जात तोड़ के खत्री या कायस्थ के यहाँ करते तो शायद इतनी सांसत न मिलती, पर हाय, इतना बल उनमें था नहीं। तुम्हारी ही ससुराल में वो सर्वनाशनी प्लेग किसी को छोड़ देती तो वे इतना झगड़ा ही क्यों करते? पर इतना कहने की मैरी में हिम्मत नहीं थी। कहकर उस बे माँ बाप की बच्ची का कलेजा और भी वो कैसे मसल डालती, सो उसके बस की नहीं थी। इसी से एक हाथ से वो अपनी उस बिटिया कला रानी को अपने से सटाकर दूसरे हाथ से उसकी नन्ही 10 महीने की अबोध सोना को थामे थामे सारी बिरादरी वालियों के व्यंग्यों का जैसा बन पड़े वैसा उत्तर देकर उसकी रक्षा करती थी। दम दम पर मुख देखने वाली स्त्रियां झुंड बनाकर आती, आंसुओं से तर बहू का मुख देखती और फिर एक भेद भरी मुस्कुराहट मुख पर लाकर मोती की माँ से कहती, मोती की माँ, बहू तो बड़ी लाजवती है, जब देखो तब रोती ही रहती है। शायद जीजा याद आते होंगे।
जीजा कहते समय जो प्रच्छन्न संकेत ध्वनि उन बनी हुई चाची ताइयों के स्वरों में फूट उठती थी, उसी से वो मोती की बहू तड़प जाती थी। बाण बिद्ध हरिणी सी उस घूंघट के बीच दांतों से होंठ भींचकर उसे जले दिल की आग को बाहर आने से रोकती थी। नहीं तो उसकी आत्मा का तो तार तार क्षण क्षण पर पुकारता था, अरे अभागिन, अब और कितनी लांछना सहनी होगी, अभी कितना भोग शेष रहा है। ओ दया कर हमें इस अपनी देह के पिंजरे से मुक्ति दिला दे। उधर मोती की दूर पास की मौसी बुआ आते आते मैरी को टोकती, मैरी तेरी नातिन तो बड़ी सुंदर है, जैसे खिला गुलाब हो, तू तो काली सी है। तो मैरी धीरे से कहती, बीबी जी, रूप देने वाले तो भगवान हैं। तभी कोई दूसरी कहती, और क्यों, ये तेरे से हिली हुई नहीं है, दम भर भी चुपकी नहीं रहती, देख तो बहू पर कैसी लपक रही है। अब मैरी को गुस्सा आता, पर किसी तरह उत्तर देती, जी, माँ को मरे तो भी अभी कुछ दिन तो हुए नहीं, भला मेरे से इतनी जल्दी कैसे हिल जाए, और बिटिया के तो रंगे कपड़े देख कर ही लपके है। मैरी ऐसा भाव दिखाती मानो अपनी नातिन के विषय में उसे किसी का कुछ पूछना बहुत बुरा मालूम होता हो। फिर भी स्त्रियां ना चूकती। 2 मिनट में ही दूसरी कहती, मैरी, तेरी नातिन की सूरत तो मोती की बहू से बहुत मिलती है, क्यों ना। मैरी चुप। इधर फिर कोई कह बैठती, छोकरी की फ्रॉक तो सच्चे सलेम से निकाली है, क्या कहने हैं मैरी के। इस बार मैरी धीरे से उत्तर देती, जी, ये तो हमारी इन्हीं बिटिया रानी ने बना कर दी है, हम गरीबों की इतनी हिम्मत कहाँ। घर पहुंचते ही कला बिगड़ पड़ी। जीजा और जीजी को देखते ही चीख मार कर रो पड़ी। उस एक ही चीख में इतना दर्द, इतनी व्यथा थी कि उनका भी कलेजा हिल गया। रंग ढंग अच्छे नहीं हैं। मैरी के मुंह से 2 एक बातें सुनकर ही बाबू ज्योति प्रसाद ही समझ गए थे। अपनी उस जन्म दुखिया बहन को कलेजे से लगाकर वकीलिन ने महरिन से पूछा, तो चाची जी, कला की सास का स्वभाव कैसा है। राम राम, महरी ने गहरी सांस छोड़कर कहा, पूछो मत बहू जी, पूरी काली नागिन है। तुमने भी बिटिया के कर्म कहाँ फोड़े, 3 ही दिन में बींद कर खा गई। सुनकर वकील ने दुखी होकर कहा, क्यों, क्या दान दहेज उनकी आंख तले नहीं जचा। ना, सो बात नहीं बहू जी, असल झगड़ा तो बिटिया की सोना का है। उनकी मर्जी तो यही थी कि बिटिया सोना को यहीं छोड़कर जाए, जिससे करनाल में किसी को कुछ कहने की जगह न रहे। ताने दे दे कर ढेर कर दिया। भला क्या क्या कहा था उन्होंने, वकीलिन ने खोद कर पूछा। मैरी की एक एक बात उनके मन को चीर सी रही थी। अरे कहना क्या था बहू जी, बस दिन रात वही एक कहानी। तुझे हमारी नाक की जरा परवाह नहीं, बड़ा लड़की का प्यार आ रहा था तो साथ में बांध लाई, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं किया। और बहू जी, कहाँ तक कहूँ, उनकी तो जुबान बड़ी खुली हुई है, ऐसी ऐसी बातें कह जाती हैं जो धरी जाएं ना उठाई जाएं। बिटिया ने जरा इतना ही कहा था कि अम्मा, भला तुम ही सोचो, मैं अपना बच्चा कैसे छोड़ दूँ, कोई पुण्य पाप की औलाद तो है नहीं जो मैं अपने कलेजे पे इतना बड़ा पत्थर रखूँ। दूसरे लाला जी से तो जीजा जी ने पहले ही सब बातें कह दी थी, तो इतनी सी बात पर सास ने धरती आसमान एक कर दिया, 7 पीढ़ी बखान डाली। बनिए क्या हैं, कंजर हैं पूरे। बाबूजी ने भी कहाँ बिटिया की किस्मत फोड़ी। इससे अधिक सुनने का बल वकीलिन में नहीं था। वो और कुछ ना पूछकर अपनी उस दुखियारी बहन को लिए दूसरे कमरे में चली गईं। पर्दे की आड़ में जो कुछ भी किया जाए कर लो, लज्जाराम और मोती की माँ का यही सिद्धांत था। बिरादरी को जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले वो हमारा कर ही क्या सकती है। उन्हें लाख पता हो जाता कि मोती की बहू विधवा है तो भी उनकी हानि नहीं थी। अपनी जुबान के जोर से वे सबके मुंह बंद कर सकते थे, किंतु क्या करें वो इस मोती की बहू की उल्टी खोपड़ी की। इतना भी नहीं समझती कि लड़की साथ लेकर गई तो बात कैसे बनेगी। ब्याह पर लज्जाराम ने जैसे तैसे बात बना ली थी। 3 दिन की बात थी, मामला दबा रहा, पर जब मोती के गौने की ठहरी तो फिर उस समस्या ने उन्हें परेशान कर दिया। वो फिर जगाधरी पहुंचे और बाबू ज्योति प्रसाद से वहीं बात की कि लड़की को आप रख लें। वकील बड़े 6-5 में पड़े। कुछ देर चुप रहकर बोले, लाला जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने भीरू हैं। उस समय तो खालिस महेश्वरी की लड़की सुनते ही इतने लट्टू हो गए कि समाज के सिर पर पांव रखकर ब्याह करने को दम भर लिया, और अब आप उसके बच्चे को उससे छुड़ाना चाह रहे हैं। खालिस महेश्वरी का व्यंग सुनकर लज्जाराम ने भी उसी स्वर में कहा, भाई साहब, आपको भी तो उस समय बनियों में ही ब्याहने की लगी हुई थी, नहीं तो ग्रेजुएट रमेश वर्मा की मांग जिसने स्वयं दरखास्त की थी आप क्यों टाल देते।
वकील इस पर चुप हो गए। कमजोरी उनमें भी थी। साली के पीछे जाति बाहर वे नहीं होना चाहते थे। उनके अपने भी तो 4-5 लड़के लड़कियां थीं। दूसरी जाति में बेटी देकर कुल में हीनता आ जाती तो फिर उनके ब्याह में मुश्किल पड़ती। किंतु अब बात कैसे बने, किस मुंह से कला से कहें कि बिटिया सोना को यहीं छोड़ जाओ। हाय, कितनी मुश्किल से राजी किया था उसे इस दूसरे ब्याह के लिए। ससुराल पीहर में जब उसे एक चिड़िया का पूत भी नहीं दिखा तब मजबूर होकर हृदय पर सिल रखकर वो इस बात को राजी हुई थी। अब कैसे कहें, किस मुंह से कहें। सबसे अधिक क्रोध था उन्हें इस लज्जाराम पर। विधवा लड़की से लड़के का ब्याह तो कर लिया, पर अब समाज के सामने इसे स्वीकार करते दम निकलता है। तो भाई साहब क्या इरादे हैं? लज्जाराम ने इस बार कुछ कड़े होकर कहा। लड़की समेत तो हम बहू को ले जाने से रहे। इस बार की धमकी काम कर गई। वकील ने धीरे से कहा, अच्छा देखिए, कोशिश करूंगा। मोती चुपचाप सुनता ही रहा। बहू ने रोकर उसके दोनों पांवों पर सिर रखकर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, क्यों मेरी जान जलाते हो? हाय, सोना के बिना मैं कैसे रहूं, तुम ही सोचो। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ दे? मोती, उस शराबी कवाबी अय्याशी मोती को ये सब कुछ त्रिया चरित्र लगा। भला जो स्त्री दूसरे ब्याह की हामी भर गई उसे बच्चे की क्या ममता होगी। वो कुछ व्यंग से बोला, जैसे सोना के बाप के बिना रह गई हो वैसे ही सोना के बिना भी रह सकोगी। कला को पसीना आ गया। जले पर नमक की भांति मोती के उन शब्दों ने उसके हृदय के घावों से रक्त बहा दिया। पर हाय, क्या करेगी तू? कैसे पोछेगी अपने ललाट से इस दूसरे ब्याह के कलंक को? मोती की इस हृदयहीनता ने उसके हृदय में एक नई हूक उठा दी। आज जो सोना का बाप होता, कोई चचा ताऊ ही जीता होता, तो क्या मुझे आकर यहाँ इस घर के लोगों की जैसी तैसी बातें सुननी पड़ती? ये जो 7 घाट के पानी पिए हैं, बाजार में 50 जगह झक मार चुके हैं, करनाल की कोई गली झांकने से नहीं चूके हैं, वही मेरे ब्याहता को ऐसा व्यंग कसे? कला का मन भीतर ही भीतर मसलने सा लगा। जिस पुरुष ने उसे इन 8-10 दिनों में एक प्यार की बात, एक सांत्वना का शब्द तक नहीं कहा, उसके ताने वो सहे भी तो कैसे? वो क्या आदमी नहीं है? उसके क्या आत्मा अभिमान नहीं है? वो कुछ चिढ़कर बोली, मरे का सब्र तो जमाना करता है, पर जीता बच्चा अपने से अलग करना तो मेरे बस का नहीं। वही अगर आज होते तो मेरी मिट्टी यूं वीरान क्यों होती? कला का स्वर आंसुओं के उमड़ते उच्छ्वास में बंद हो गया। ओहो रोपणी, पिछली मोहब्बत याद आ गई होगी। मोती ने एक कठोर हंसी हंसकर कहा, ऐसी प्रतिव्रता थी तो 2-4 साल भी निभाए क्यों न गए। चलो हटो, मुझे ये सब त्रिया चरित्र नहीं भाते। कहता हुआ अलमारी में रखी हुई बोतल में से विस्की का एक पैक गिलास में डालकर खड़ा खड़ा ही चला गया। कला का जरा दिल और भी चल गया। सूखे गले से उसे उत्तर दे दिया, क्यों ना याद आवे पिछली मोहब्बत। पिछले जैसा प्यार दुलार पाती तो शायद भूल भी जाती। अब तो तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी हूँ, भूलना तो दूर, दिन दूनी याद आवेगी। उफ, मोती का पारा एकदम 750 डिग्री पर पहुंच गया। हरामजादी, ज़्यादा बकबक करेगी तो हड्डी पसली बराबर कर दूंगा। ये नहीं कहती कि तेरी जैसी झूठी हांडी को गले में डाल कर ले आया हूँ, यही क्या कुछ कम है? कला की इच्छा हुई कह दूं कि तुम ही कौन से राम लक्ष्मण के अवतार हो, किंतु किसी तरह वो दाब गई। हाय, गुजारा तो अब इन्हीं के साथ है। सिर डालकर पलंग की पाटी पकड़कर वो चुपके चुपके रोने लगी। उसका वो माँ का मन भटक भटक कर जगाधरी की उस हवेली में अपनी सोना के चारों ओर फिर रहा था। बड़ी देर तक वो रोती रही। रोते रोते सिर पिराने लगा, आंखें टेसू सी लाल हो गईं, किंतु किसी ने उसे चुप कराने को एक शब्द भी नहीं कहा। कहता भी कौन? मोती तो जभी से दाल मंडल के गुलाब जान का गाना सुनने के इरादे से चला गया था। सिर उठाकर देखने पर जब कमरे में कोई नहीं दिखा, तब कला एक दीर्घ निश्वास लेकर पलंग पर जा पड़ी। 11 बजे, 12 बजे, मोती नहीं आया। अकेली उस टाइम पीस की टिक टिक ही कमरे की निस्तब्धता को भंग कर रही थी। कला सोच रही थी, मरूंगी, जरूरी मरूंगी, किंतु इनकी नाक कटाकर। कुचली हुई आत्मा पर शैतान कितनी जल्दी अधिकार जमा लेता है। सारे पड़ोस में हलचल मच गई। स्त्रियों के लिए कई दिन तक चर्चा करने को एक नई अलिफ लैला जुड़ गई। जिसे देखो वही अपना बालक बगल में दाबे घूंघट संभालती मोती के घर की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ एक झमकट लगा हुआ था।
लाला गोपीचंद की पत्नी उर्फ लज्जा राम की चाची भी पैरों में मशीन सी लगाकर अपनी उस 2 मन वजन की देह को घसीटती हुई आ पहुंची। जाने कैसे एक खबर बेतार के तार के द्वारा सारे करनाल में फैल चुकी थी। वे भीतर गईं, देखा मोती की बहू चौक में सिर डाले घूंघट काढ़े बैठी थी। पास में उसका आंचल पकड़े हुए देव किशोर सी सुंदर वर्ष भर की बालिका खड़ी इधर उधर निहार रही थी। क्या मामला है बहू? चाची ने मनी मन आनंद का एक घूंट पीकर पूछा। ये बालक किसका है? अरे क्या बताऊं चाची, मोती की माँ ने अभिनय के अभ्यस्त स्वर में होकर कहा। मेरे मोती के तो भाग फूट गए। हाय, उसके कर्म में क्या ऐसी ही बहू लिखी थी? अरे बाबू, ज्योति प्रसाद ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। अपनी लड़की दिखाकर धोखे से विधवा साली को ब्याह दिया। चाची सब समझ रही थी। मोती की माँ की इन बातों में भूलना जरा वो कम जानती थी। सो बोली, पर बहू, फोटो तो इसी बहू की लाई थी तू ही, फिर भला इतना अंधेर कैसे हो गया? अंधेर की एक बात कही चाची, ये कलयुग है, कलयुग। इसमें जो भी हो जाए वही थोड़ा। और फिर बहू की ओर मुड़कर कठोर स्वर में बोली, ए महारानी, तुम्हें भी तो क्या हमारे ही कुल में दाग लगाना था? ऐसे ही खसम का चाव था तो किसी के साथ भाग जाती। अरे रांड के लिए तो चारों मार्ग खुले रहते हैं। पसीना हो गया उस बहू को। कुछ होश ही ना रहा कि क्या सुन रही है, कोई मुझे क्या कह रहा है। बस अपनी बच्ची को थामे वैसी ही बैठी रही। उफ, कैसी है ये दुनिया। मैं अपनी सोना को छोड़ देती तो दुनिया में ये मुंह दिखाने लायक रहते, और अब मैं रांड हूँ। मेरे जीजा धोखेबाज हैं। हाय राम, पर वो कहे तो किससे, यहाँ उसकी कौन सुनेगा। 3 घंटे बीत गए। आंगन में स्त्री पुरुषों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मोती की माँ, मोती और लज्जा राम तीनों एक स्वर में गला फाड़कर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने में जुटे हुए थे, और बहू वो उसी आधी बेहोशी में बैठी सब सुन रही थी। उसकी बच्ची, उसकी उस पितरहीन अभागिन सोना ने भूख से विकल होकर रोकर जब कहा, अम्मा लोती, तो उसने धीरे से उसका सिर अपने आंचल में छिपाकर धीरे से कहा, चुप। तुम्हारी जहाँ मर्जी हो जा सकती हो, मोती ने कहा। हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुमने जब हमारी इज्जत का रत्ती भर विचार नहीं किया तो हमसे तुम क्या आशा करती हो? क्या तुम्हारे जी में जरा भी ममता नहीं है? तुम ही कहो, अपनी बच्ची को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं इसे नहीं जानता। अब तुम अपनी बच्ची को लेकर जहाँ इच्छा हो चली जाओ। कहाँ चली जाऊँ? कला ने टूटे हुए स्वर में कहा। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में और कौन ठिकाना है? अरे वाह, मोती व्यंग की हंसी हंसकर बोला। तुम्हें और ठिकाने की कमी? सुंदर हो, युवती हो, जाने कितने खरीदार मिल सकते हैं। उफ, चुप रहो, ऐसी बात फिर कही तो अच्छा ना होगा। कला उबल पड़ी। लाज नहीं आती तुम्हें ऐसी गंदी बातें कहते? ओहो हो, लाज? खूब कहा। भाई मानता हूँ तुम्हें। नशे की धुन में मोती ने एक विकट अट्टहास करके कहा, और थोड़ी देर में कनपटी पर हाथ की ताल देकर वो गा उठा। उठ सैया जाग रे, अकेली डर लागे। आधी अंधेरी रात थी। बेहोश अलमस्त करनाल नगरी तब हवा के हिंडोले में झूमती हुई नींद के झोंके ले रही थी। शहर की कोतवाली से अभी 12 का गजर बज चुका था। उसी समय कोई 10 मिनट बाद सदर की चौड़ी सुनसान सड़क पर एक स्त्री गोद में छोटा सा बच्चा दबाए चली जा रही थी, शहर के बाहर की ओर, उधर जिधर करनाल का तालाब है। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने अपने कपड़े खूब कसकर बांधे, गोद के बच्चे को धोती के आंचल से मजबूती के साथ छाती से बांध लिया और धम्म करके उस तालाब में कूद गई। वो कला थी। अभी आप सुन रहे थे समाज की विद्रूपता की शिकार एक लड़की की बेहद मार्मिक कहानी, जिसे लिखा था हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका चंद्रकिरण सोनरेक्सा जी ने। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।